नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें उदारवादी आंदोलन हम लोग पढ़ चुके। दरअसल ये जो टॉपिक चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग 3 डायमेंशन से तोड़े थे। पहला था उदारवादी, दूसरा था चरण था उग्रवादी, तीसरा था गांधीवादी। दरअसल हम लोग उदारवादी पढ़ चुके थे। इसके बाद उग्रवादी जो चरण था उसका एक सेगमेंट हम लोग कर चुके थे जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा था। स्वदेशी आंदोलन क्या था? जब बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। इसके बाद हम लोग कर चुके थे कि अजय सिंह और लाला लाजपत राय, ठीक है, बहुत जगह इन्होंने लाहौर और ये पंजाब वाले इलाकों में ठीक ठाक पकड़ अपनी बना रखी थी। फिर इनको मांडले जेल इनको भेज दिया जाता, मतलब से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता और मांडले जेल भेज दिया जाता। हम लोगों ने यहाँ तक कहानी पढ़ ली थी। तो आगे कहानी है, अब इस समय बहिष्कार कर रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है और नरम दल गरम दल। अब इस समय नरम दल ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा ऐसी बात नहीं, लेकिन उतना गरम दल वालों की अपेक्षा नरम दल थोड़ा कम प्रभावी हुआ, थोड़ा ठंडा हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं उग्रवादी आंदोलन। और इस समय जो उग्रवादी हैं वो पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन का परचम लहरा रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं। अब इसके बाद और लेकिन जो उदारवादी थे, उदारवादी चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन हो, वो स्वदेशी आंदोलन केवल हो कहाँ पर हो? केवल बंगाल पर, जहाँ पर विभाजन हुआ वहीं पर हो। लेकिन अब बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? मैं पिछली क्लास में बता चुका था। बंगाल विभाजन का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। तो उन्हीं कुछ पॉइंटों के साथ तो सोच रहे थे क्लास लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैंने पहले इसमें आपको नोट डाउन कर दिया। हाँ, इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं और एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, तो परेशान ना होइए, तो बने रहिए पूरी क्लास में। ठीक है, चलिए। तो हम बोल इतना काम चल रहा था, तो क्या हुआ? अगला पॉइंट है 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना इसलिए की जाती क्योंकि अब भारतीय स्कूलों की व्यवस्था की जाए, कि जो अंग्रेजों के भरोसे है विद्यालय है ना, वो नहीं, अब भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके माध्यम से अब अपने स्वदेशी स्कूल खोले जाए और जो अंग्रेजी स्कूलों का हर चीज को क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। ठीक है ना? चलिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा। उस समय चल रहा था कौन सा? अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा। कौन सा गीत लिखा? अमार सोनार बांग्ला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा? अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो वर्तमान में कहाँ का है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। किसने लिखा? यही जो आंदोलन स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, इसी आंदोलन के दौरान लिखा गया था अमार सोनार बांग्ला। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है ना? चलिए, इंपॉर्टेंट। फिर अगला है, अब अंग्रेज तो तोड़ने की कोशिश पूरी कर लिया, लेकिन अभी हिंदू मुस्लिम एक थे, लेकिन अभी भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि जो अंग्रेजों को जो कहा मान रहे थे, जैसे आगा खां, सलीमुल्लाह खां, इनको भड़काया, अंग्रेजों ने भड़काया। और उस समय गवर्नर कौन है? याद रखना, वो वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन है, बता चुके हैं। ठीक है, अब इनको आगा खान सलीमुल्लाह को लिवा के गए कहां पर? ढाका में करते हैं किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना। ये लिखा 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान ने कहा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। कहां की गई? ढाका में की गई। किसने किया? आगा खां और सलीमुल्लाह खां मेन थे। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए कौन थे? सलीमुल्लाह खां थे। अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खां। मैंने लिखा भी दिया होगा कहीं। ठीक है, जो अध्यक्ष थे कौन थे? सलीमुल्लाह खां बनाए गए इसके अध्यक्ष। और इसके ये तो संस्थापक थे, लेकिन बोल सके। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वो थे वकार उल मुल्क। सॉरी, क्या थे? वकार उल मुल्क। कौन थे? वकार उल मुल्क बनाए गए। ठीक है, ये संस्थापक थे। ये कौन से? सलीमुल्लाह क्या थे और आगा खान क्या थे? ये संस्थापक थे। इसको प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वकार उल मुल्क को। इसी का जो लीग का प्रथम अधिवेशन होता है वो होता है 1908 में।
लीग का अधिवेशन होता है 1908 में। कहाँ पर? अमृतसर में यह अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं आगा खां। प्रथम जो अधिवेशन होता है 1908 में, 6 में स्थापना हुई। प्रथम अधिवेशन अमृतसर में 1908 में हो रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? आगा खां है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना बात। अब क्रांतिकारी गतिविधियां चल ही रही होती हैं, तो पी मित्रा, वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेन्द्र दत्त ने का 1902 में मिदनापुर में क्या, कौन सी अनुशीलन समिति की स्थापना की? कौन सी? मिदनापुर में अनुशीलन समिति, इंपॉर्टेंट अनुशीलन समिति। किसने? वरिंद्र कुमार घोष ने। कौन, किसने की? वरिंद्र कुमार घोष ने। और वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर या भवानी नामक क्या है, उन्होंने पत्रिका का भी संपादन किया। यह अनुशीलन समिति के माध्यम से वरिंद्र कुमार ने 1902 में ही क्या किया? भवानी नामक क्या पत्रिका का भी क्या किया, उन्होंने संपादन किया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। 1908 में हेमचंद कानूनगो द्वारा मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना डाला गया। अब भाई, अच्छा, कोई आंदोलन करना है भाई, अंग्रेजों के पास इतनी बड़ी बड़ी सामग्री है कि वो 2 मिनट में तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास भी तो हथियार होने चाहिए। नहीं, हम कैसे लड़ाई कर पाएंगे उनसे? हथियार होंगे तो अच्छी लड़ाई कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने हेमचंद कानूनगो ने मणिकतल्ला जगह तो कहा बम बनाने का कारखाना डाला। किसने डाला? हेमचंद ने। कब डाला? 1908 में। ठीक। अब जो एक जज थे, नाम था किंगफोर्ड से, एक जज थे, वो जा रहे थे, जो ये कुख्यात जज थे, जो भारतीयों को फांसी देने सबसे ज्यादा दिया था, उन्होंने किंगफोर्ड ने। ठीक है, किसने दिया था? किंगफोर्ड ने सबसे ज्यादा फांसी दी। दस क्या थे? न्यायाधीश थे। अब प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस इनकी गाड़ी पर बम फेंक दिए, बम मार दिए। किसके? किंगफोर्ड की गाड़ी में प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया? बम मार दिया। लेकिन सौभाग्य बोले या दुर्भाग्य बोले, इनकी जान बच गई और एक दो जो बच्चे थे वो खत्म हो गए, महिलाएं खत्म हो गई। इसके डर से भाई, अब अंग्रेज है, बिना फांसी में लटकाए मानेंगे नहीं। ये तो क्या, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने क्या किया? स्वयं को गोली मार ली। किसने क्या किया? प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने क्या किया? स्वयं को गोली मार ली। और बाद में फिर खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को क्या दे दी गई? इनको फांसी दे दी गई। 11 अगस्त 1908 को इनको क्या दी गई? फांसी दे दी गई। इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका। अब यही आंदोलन यही नहीं रुका, भारत में नहीं चल रहा था, दूसरे देशों में भी जो भारतीय लोग रहते थे, दूसरे देशों में, जैसे अमेरिका में, तो अमेरिका, लंदन, जहां जहां भारतीय लोग रहते थे, तो ये आंदोलन की प्रतिक्रिया अपनी संस्थाएं बनाकर हर जगह से आंदोलन अपना कर रहे थे। तो सैन फ्रांसिस्को में हरदयाल ने, कौन थे? हरदयाल साहब ने क्या किया? गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हरदयाल ने किया। ठीक है, लाला हरदयाल ने किया। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए सोहन सिंह भाखना को। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। इनके सहयोगी कौन हो गए? भाई परमानंद थे, हरदयाल, हरनाम और सोहन सिंह खुदी। इतने चार लोगों ने इस गदर पार्टी को बनाया। इसके संस्थापक पूछे तो लाला हरदयाल लगाना है, और प्रथम अध्यक्ष पूछे तो सोहन सिंह भाखना को लगाना है। ठीक है ना? चलिए, और इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? अमेरिका में, यूएसए में है। सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया। इसका मतलब कहां पर है? इसका जो मुख्यालय है वो है अमेरिका में। ठीक है, चलिए। अब यही जो गदर पार्टी थी, ये गदर पार्टी गदर पत्रिका का भी प्रकाशन करते हैं। सॉरी, जो गदर पार्टी थी ये गदर पत्रिका का प्रकाशन करती थी। गदर पार्टी गदर पत्रिका का प्रकाशन करती थी। और ये किन किन लैंग्वेज में करती थी? भाषा पूछ लेता है कि जो गदर पार्टी थी, ठीक है, किन किन लैंग्वेज में करती थी? तो कौन कौन थी? हिंदी, गुरमुखी। गुरमुखी क्या बोलते हैं? गुरमुखी दरअसल क्या बोलते हैं? पंजाबी को। हिंदी, गुरमुखी, अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू। ये 5 भाषाओं में गदर जो पार्टी थी, और गदर पत्रिका जो संपादन करती थी, गदर पत्रिका जो 5 भाषाओं में निकलती थी। कौन कौन? हिंदी, गुरमुखी,
अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला है 1914 में। 1914 में एक घटना घटती है, कामागाटा मारू। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कामागाटा मारू है क्या है? एक जहाज, एक सैनिक बेड़ा, किसी व्यक्ति का नाम या कोई संस्था? एक बार क्वेश्चन भी एपिसन में क्वेश्चन आया था। तो कामागाटा मारू क्या है? एक जहाज है। एक जहाज को लेकर गुरदीप सिंह नाम व्यक्ति होता है, गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह लगभग 376 सहयोगियों के 376 यात्रियों को लेकर पहुंचते हैं, जिसमें काफी लोग मुस्लिम भी रहते हैं, मैक्सिमम हिंदू रहते हैं। हिंदू में पंजाबी लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये लेकर जाते हैं कहां पर? वैंकूवर। वैंकूवर कहां पर पड़ता है? कनाडा में। कनाडा लेकर जाते हैं सब लोगों को, लेकिन अंग्रेजों के कहने पर कनाडा सरकार ने या कनाडा पुलिस ने इनको वहां प्रवेश करने से मना कर देती है। 1914 घटना है, मना कर देते। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकरण को कहा जाता है कामागाटा मारू प्रकरण। 1914 में कामागाटा मारू क्या है? ये जहाज है। क्या है? जहाज। याद रखना, कामागाटा मारू जहाज है। गुरदीप सिंह जाते हैं इसको लेकर 376 यात्रियों को वैंकूवर कनाडा में। ठीक है ना, लेकिन वहां प्रवेश नहीं करने। जब इनको फिर वापस लौटा दिया जाता, फिर ये आते हैं कलकत्ता बंदरगाह पर। कलकत्ता पर आते हैं तो जबरदस्ती इनको पंजाब वाली ट्रेन में ठूंस दिया जाता है, जहां इनको जाना जबरदस्ती अंग्रेज। लेकिन फिर वहीं पर विद्रोह किया जाता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से मारे भी जाते हैं। तो ये था कामागाटा मारू। तो कामागाटा मारू क्या है? ये एक है जहाज है। घटना कब हुई? 1914। जहाज कहाँ जा रहा था? ये जा रहा था भारत से डायरेक्ट जा रहा था कहाँ? कनाडा। ठीक है, चलिए अगला। अब इस समय लीग की स्थापना हो गई। जैसे दूसरे देशों में, आयरलैंड में जैसे लीग की स्थापना हो गई, तो यहां पर भी लीग की स्थापना हुई। लीग में जैसे होम रूल लीग। होम रूल लीग दो लोग किए, एक एनी बेसेंट और तिलक साहब ने। जो तिलक साहब ने लीग की स्थापना की है, वो वहां की है, कहां पर की है? ये बेलगांव। बेलगांव कर्नाटक में एक जगह है, तो वहां पर इन्होंने अपना खोला। कब खोला? अप्रैल 1916 में। 1916 में अप्रैल में बेलगांव में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, जगह कर्नाटक, महाराष्ट्र, बरार, ये क्षेत्रों पे, मध्य प्रदेश जो मध्य प्रांत था, इन क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया? खोला कर, मतलब से अपनी संस्था डाली। लेकिन महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर, बंबई में, महाराष्ट्र में बंबई तो आता है, लेकिन बंबई को छोड़कर अन्य प्रांतों में इन्होंने लीग की स्थापना की। ठीक, फिर एनी बेसेंट भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट 1916 में एनी बेसेंट ने लीग की स्थापना की। कब? सितंबर में। ये अप्रैल में, और एनी बेसेंट ने किया सितंबर में। इनके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल, मुख्यालय आरडीआर, इनका मुख्यालय कर्नाटक बेलगांव। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई। और तिलक ने, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और तिलक ने पत्रिका का कुछ प्रकाशन भी किया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जो तिलक साहब थे, ठीक है, तिलक ने अपने इस होम रूल लीग की जो स्थापना होम रूल लीग की इन्होंने की थी, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए पत्रिकाओं का संपादन किया तिलक ने। कौन पत्रिका थी? एक मराठा, दूसरी पत्रिका का नाम था केसरी। मराठा एवं केसरी पत्रिका के माध्यम से अपनी लीग का जो प्रचार प्रसार किया इन्होंने, जो होम रूल लीग था उसका प्रचार प्रसार किया। किसके? मराठा और केसरी नाम से। तो मराठा और केसरी के संपादक कौन है या लेखक कौन है? तिलक साहब है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए अब एनी बेसेंट ने भी दो पत्रिकाओं प्रकाशन किया। एनी बेसेंट, ये पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसलिए मैं अलग से लिखा दे रहा हूं। ठीक है,
कौन कौन से है? एक है न्यू इंडिया, एवं है कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिकाओं के माध्यम से एनी बेसेंट ने अपनी लीग का प्रचार प्रसार किया, और तिलक साहब ने मराठा और केसरी। ठीक है ना, ये चारों पत्रिका, ये दो तिलक साहब के दोनों हैं कि किसकी हैं? एनी बेसेंट की। कोई दिक्कत? और तिलक साहब को एक अंग्रेज लेखक थे जिनका नाम था चिरोल वेलेंटाइन। ठीक है ना, क्या नाम था? चिरोल वेलेंटाइन। चिरोल वेलेंटाइन ने किताब लिखी है इंडियन अनरेस्ट। चिरोल वेलेंटाइन की किताब है इंडियन अनरेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है चिरोल वेलेंटाइन ने तिलक साहब को क्या कहा था? अशांति का जनक, अशांति का जनक। चिरोल वेलेंटाइन में लिख भी दे, इंडियन अनरेस्ट के लेखक चिरोल वेलेंटाइन ने तिलक को अशांति का जनक कहा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, कम से कम 10 बार क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, कितने? कम से कम 10 बार आया है कि अशांति का जनक किसे कहा जाता है? किसको? तिलक साहब को। किसने भारत में अशांति का जनक कहा? किसको कहा? तिलक साहब को। किसने कहा? चिरोल वेलेंटाइन ने। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं अभी तक, तो आप लोग भी इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा। ठीक है, ठीक। अब इसी बीच में अब ये चल ही रहा था, लेकिन मुस्लिमों को ये करना था, कंपेयर करना था, तो एक समझौता होता, लखनऊ समझौता जिसे हम लोग कहते हैं। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। मैं अधिवेशन पूरे लिखा चुका हूं, ठीक है ना, तब भी बात बता रहा हूं। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं एसी मजूमदार, बोलते हैं जिसको बोलते हैं अंबिका चरण मजूमदार या एसी मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं, और इसमें एक समझौता होता है कांग्रेस लीग समझौता। लीग मीन्स मुस्लिम लीग। ठीक है ना, ये होम रूल लीग नहीं है। ठीक है ना, ये कौन सा है? मुस्लिम लीग है। मैं लिख देता हूं, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता, लीग समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता होता है। और गांधी जी सबसे पहली बार किसी बैठक में भाग ले रहे हैं, तो कहां पर हैं? लखनऊ अधिवेशन 1916। यहीं पर ही आते हैं रामचंद्र शुक्ल आते हैं। रामचंद्र शुक्ल या ऐसे कुछ नाम होता है, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वहां के चंपारण के, ठीक है ना, जो आते हैं गांधी जी से मिलते हैं, और चंपारण की जो किसानों की समस्या है तिनकटिया पद्धति वाली, उसको बताते हैं। तब जाते हैं कौन? गांधी जी जाते हैं उनके साथ, बाद में जाते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह। हम लोग गांधी युग में पढ़ने वाले हैं, परेशान नहीं होगा। ठीक, अब पहली बार कभी क्वेश्चन पूछे कि पहली बार गांधी जी ने भाषण कहाँ दिया था, सार्वजनिक भाषण? वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए अब वहां से हम लोग कहानी खत्म करते हैं। ठीक, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता होता है। गांधी जी ने कहा था कि यह ऐसा, ये मौका ये फिसल गया ना, ऐसा मौका कभी 100 साल में नहीं आने वाला है। ठीक है ना, और इसी को कांग्रेस लीग समझौते बोला जाता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट मीन्स होता समझौता। लखनऊ पैक्ट 1916 बोला जाता है। ठीक है ना, कभी क्वेश्चन पूछा कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ, तो हुआ 1916 में। क्या हुआ था? लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था। कोई दिक्कत? इसके अध्यक्ष कौन है? तो है एसी मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार।
ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक आपको कोशिश रहेगी में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए। और इसमें क्या कहा, जो 1916 में, सॉरी एक चीज बता दे रहे हैं, जो 1916 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था ना, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन, इसको स्वीकार किया, पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया। औपचारिक रूप से क्या किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, कब किया गया, 1916 में। कब दिया गया, 1909 में। ठीक है, कब, माल्य मिंटो सुधार 1909 में दिया गया था पृथक निर्वाचन, इसको कांग्रेस ने स्वीकार किया 1916 में। ठीक है, चलिए। अब इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में कहा गया कि भैया यदि सहयोग आप हमको देंगे, सहयोग यदि आप हमको देंगे, और गांधी जी आ गए थे इस समय, बाद में ही आ गए हैं, अभी नहीं है, 1900 अब आते हैं 1915 में ना, 16 की बात है, 1915 में कहा गया कि यदि सहयोग दे देते हैं गांधी जी तो हम आपको स्वराज देंगे। क्या, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं ना जो आप, तो हम क्या स्वराज देंगे। कहा ठीक है, हम कोई दिक्कत है, हम सहयोग कर देते। लेकिन जब सहयोग कर देते हैं गांधी, जब 1918 में खत्म होता है क्या, विश्व युद्ध प्रथम जब खत्म होता है, तो अब एक सुधार लाने की कोशिश की जाती है, जिसका जब स्पोर्ट सुधार भी आया था ना, तो और अच्छे सुधार लाने के चक्कर में ला देते हैं। सिडनी रॉलेट एक व्यक्ति होते हैं, उनकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि यहाँ पर गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या कीजिए, एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। सिडनी रॉलेट, मैंने लिख भी दिया, सिडनी रॉलेट के या रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया जाता है परिषद में, रॉलेट एक्ट। और इसी रॉलेट एक्ट का पूरे पंजाब, पूरे हर जगह क्या होता है, विरोध होता है, रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाता है। रॉलेट एक्ट का जब विरोध किया जाता है, ठीक है, अब इसमें बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पंजाब की भीड़ ने क्या, इनके विरोध में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और उस दिन था बैसाखी का त्योहार। बैसाखी के दिन तारीख थी 13 अप्रैल 1919 को। कब था, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी दिन क्या हुआ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है। कहाँ पर, जलियांवाला नामक बाग पर, जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, जलियांवाला बाग नामक स्थान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा होता है, जिसमें जनरल आर डायर की समय, क्योंकि रॉलेट एक्ट लगा, रॉलेट एक्ट क्या है, बिना, कैसे इसको काला कानून बोलते थे, काला कानून। क्यों, क्योंकि बिना वकील, बिना दलील के गिरफ्तारी, कुछ पूछना नहीं है, सीधे गिरफ्तार हो जाना है, कोई सवाल जवाब नहीं है, ठीक है ना। तो ये था, इसी का विरोध हो रहा था। किसी को भी जेल में डाल देते बिना पूछे, क्यों डाला, किस डाला, कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। ठीक है, अब शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इस समय धारा 144 लगी है, लोगों को पता नहीं है कि धारा 144 लगी है। जनरल ओ डायर, याद रखना बात, दो हैं यहाँ पर, जनरल दो हैं, एक जनरल ओ डायर है, जनरल आर डायर है। जनरल ओ डायर जो मेन अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, और जनरल आर डायर है जो सेना का नेतृत्व कर रहा है। कहां पर, जलियांवाला बाग में। और क्या हुआ, जो जलियांवाला बाग है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, 3-4 गेट थे, तीनों चारों गेट में क्या किया उसने, नाकाबंदी करवा दी और अपने तोप खड़ा कर दिया, और लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिना पूर्व चेतावनी के
बिना पूर्व चेतावनी के गोली चला देने का आदेश दे देता है। बहुत सारे, हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, बहुत लोग घायल हो जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, घायल हो जाते हैं। इसके विरोध में, इससे आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। नाइट की उपाधि त्याग दी किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किससे? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ इसके विरोध में उन्होंने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। ठीक है, बहुत सारे लोग मरते हैं, लगभग डेटा तो है 400 कुछ लोग मरे कि 1200 लोग घायल हुए, लेकिन पता हजारों लोग मरे। उसके अंदर कुआं था, कुआं के अंदर लोग कूद गए थे, अभी भी गोलियों के निशान पर है वहां पर जलियांवाला बाग में। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग मरे और इस घटना को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछी जाती है। कहां पर? ये जगह थी अमृतसर। कहां पर हुआ? अमृतसर, पंजाब में। ठीक, चलिए अब यह कांड हुआ कि भाई ये कांड सही था गलत था, इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया जाता है। इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया जाता है। किसके? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाता है जिसका नाम है हंटर आयोग। हंटर आयोग काहे के लिए बनाया जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कि सही था क्या गलत था, इसकी जांच के लिए बनाया जाता है हंटर आयोग। इसमें सदस्य होते हैं 8 सदस्य। नहीं पूछे कि इसमें पूछ सकता है भारतीय सदस्य कौन थे, तो इसमें 3 भारतीय सदस्य थे। कौन थे? चिमनलाल सीतलवाड़। दूसरे थे सुल्तान अहमद। पूरा नाम था इनका शहजादा सुल्तान अहमद। क्या नाम था पूरा नाम? शहजादा सुल्तान अहमद। शहजादा सुल्तान अहमद। ठीक है, और अगले थे जगत नारायण। इतने 3 लोग थे और इतने 3 भारतीय थे, बाकी मतलब टोटल सदस्य 8 लोग थे। ठीक है, अब कांग्रेस को, अब अंग्रेजों पर कौन विश्वास करेगा? कांग्रेस ने एक खुद ही एक समिति बनाई। ये इंपॉर्टेंट लिखते जाना कौन कौन भारतीय थे। ठीक है ना? हाँ, लिख लिया करिए। चलिए, अब एक कांग्रेस ने इसी की जांच के लिए, कांग्रेस ने भी इसकी जांच के लिए, किसकी जांच के लिए? यही जो जलियांवाला बाग की जांच के लिए, मतलब कांड की जांच के लिए, कांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। समिति के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इसमें अन्य लोग जो सदस्य थे उनके नाम आप लोग याद रखिए। कौन लोग से? कांग्रेसी जो एक अंग्रेज गठित के, उसमें 8 लोग थे, जिसमें 3 भारतीय थे, 5 अंग्रेज थे। जो अब मदन मोहन जो पूरी तरह के भारतीय सदस्य थे, ठीक है ना, जो कांग्रेसी थे, उसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्षता कर रहे हैं। और उसके सदस्य कौन कौन लोग हैं देख लीजिए। इसमें है मोतीलाल नेहरू, फिर है महात्मा गांधी, CR दास, चित्तरंजन दास। ठीक है ना, CR दास। और है वही तैयब जी, मतलब बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, मैं लिखने केवल तैयब जी लिख रहा हूं। कौन है? तैयब जी। फिर अगले हैं जयकर। इनका पूरा नाम है MR जयकर। ठीक है, कौन है? इधर 1 2 3 4 5 लोग सदस्य हैं। मदन मोहन मालवीय लोग 6 लोग। ये समिति का गठन होता है। अब समिति गठन होता है, अब इसकी जांच चलती है। फिर आगे क्या होता है? अब हम लोग लगभग जो उग्रवादी आंदोलन था, जो चल रहा था, ये आंदोलन यहीं से खत्म होता है। और अब इस समय आपको पता है गांधी जी आ चुके हैं 1915 में। तो हम कल पढ़ेंगे गांधीवादी युग। गांधीवादी युग में पहले गांधी जी का परिचय, जो पूरा अफ्रीका में कैसे कैसे रहे गांधी जी, वहाँ क्या क्या समस्याएं थी,
फिर उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी ये कैसे जगी, फिर बाद वापस आए, तो कौन कौन से मूवमेंट उन्होंने चालू किया, इसकी पूरा विस्तार से हम लोग कल पढ़ेंगे और बहुत मजे कर। गांधी जी का क्या अच्छा पढ़े हम लोग, हंस हंस कर पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी क्लास में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत लोगों तक पहुंचाते रहिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। अब हम आपको ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलाते रहें। और जो लोग इस चैनल के माध्यम से आदित्य कोचिंग के लोग जितने लोग देख रहे हैं, अभी डेट डिसाइड नहीं है, ये होगी होली के पहले पहले मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग करिए, बहुत बहुत लोग का पार्टिसिपेट करिए जितने भी आदित्य कोचिंग के। हाँ, मैं शाम वाले बैच में अभी नहीं जा पा रहा हूँ, तो शाम वाले बैच में जो लोग हों, तो एक लड़के के नाम में सोनम मौर्य, उसको आप पैसा देंगे, फीस 30 रुपये है एक टेस्ट का, ठीक है ना, तो उसको दे देंगे। और जो सुपर टेट, जो इलाहाबाद के लोग जो सुपर टेट में आते हैं या सुबह जिनको टाइम रहता है आने के लिए, तो वो दे सकते हैं सचिन को, ठीक है, तो ये पैसा दे सकते हैं उनको। और फिर टेस्ट के माध्यम हम पूरा टेस्ट जैसे एग्जाम हॉल में होता है वैसे टेस्ट कराने वाले हैं, और पूरा साल मैं ऑनलाइन ही करवा दूंगा। जो लोग दूर के हैं कि सर जी टेस्ट हम नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको टेस्ट पेपर भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आप साल भी मैं यहीं करवा दूंगा, तो परेशान नहीं होना जो बाहर के लोग। लेकिन जो इलाहाबाद के लोग वो खुद ही टेस्ट देंगे, तो उनका मूल्यांकन होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो इस मूल्यांकन के माध्यम से जो एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।